हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट भाग 49। माया ईशान से मिलने उसके फ्लैट पर आई थी, लेकिन ईशान वहां नहीं था। उदास होकर माया बिल्डिंग से बाहर चली गई और पैदल ही चल पड़ी। माया को ईशान के साथ बिताए पल याद आने लगे। आज सही मायनों में उसे ईशान की अहमियत समझ आ रही थी। चलते चलते माया ने अपना फोन निकाला और ईशान का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन ईशान ने माया का कॉल नहीं उठाया। हताश होकर माया ने एक बार फिर उसे कॉल लगाया, लेकिन वह ईशान से बात कर पाती इससे पहले ही एक जानी पहचानी आवाज माया के कानों में पड़ी। ए, सामने देखकर चलो, अभी तो तुम मेरी साइकिल से टकरा जाती। जिया ने माया के सामने अपनी साइकिल का ब्रेक मारते हुए कहा। जिया को देखकर माया का मूड ऑटोमेटिक खराब हो गया और उसने चिढ़कर कहा, इतनी बड़ी रोड है क्या तुम अपनी खटारा साइकिल लेकर कहीं और नहीं जा सकती? ओह हेलो, ये साइकिल खटारा तो बिल्कुल नहीं है, और हाँ, तुमसे तो बेहतर हालत में है। वैसे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे वो भी बिना अपनी महंगी कार के? जिया ने माया को छेड़ते हुए कहा। माया ने कई बार जिया के सामने अपने पैसों का घमंड दिखाया था, इसलिए जिया अब उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। मैं ईशान से मिलने आई थी, पर शायद वो वहां नहीं रहता, माया ने एकदम से उदास होकर कहा और बिल्डिंग की तरफ इशारा कर दिया। जिया ने सुना तो उसे एक जलन का एहसास हुआ। उसने अपनी प्यारी प्यारी आंखों को छोटा करके माया को खा जाने वाली नजरों से देखा और उस पर चढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तुमसे मतलब? वैसे भी ईशान मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जब चाहे तब उससे मिल सकती हूँ, समझी तुम? माया ने जिया को खुद से दूर करके कहा। हे भगवान, क्या लड़की हो तुम? तुमने खुद उससे ब्रेकअप किया और इसके बाद भी तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो? क्या बकवास है ये? जिया ने हैरानी से कहा। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? लिसन, ईशान मेरा बॉयफ्रेंड है और हमेशा रहेगा। ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, और वैसे भी ब्रेकअप से पेचअप होने में टाइम नहीं लगता, माया ने बेशर्मी से कहा। तो जिया का गुस्सा बढ़ गया। जिया ईशान से जब पहली बार मिली तब बात और थी। वह सिर्फ उसे पसंद करती थी, लेकिन अब जिया ईशान से प्यार करने लगी थी और उसके लिए ईशान सब कुछ था। उसने गुस्से से माया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने एक और बार ईशान का नाम अपने मुंह से लिया और ये कहा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिया कुछ करती इससे पहले ही और माया कुछ कहती इससे पहले ही जिया के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। हे जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था तुम जरूरी काम से बैंक जा रही हो। वो जानी पहचानी आवाज सोफी की थी। जिया ने देखा सोफी सड़क के उस पार खड़ी है। जिया ने सोफी को वहां देखा तो मन ही मन खुद से कहा, ओ, ये सोफी की बच्ची अब यहाँ क्या कर रही है और इसे अभी क्यों आना था? जिया, जिया, सुन रही हो ना तुम? सोफी ने फिर कहा और जिया की तरफ चली आई। माया वहीं खड़ी जिया को घूरे जा रही थी और जिया मन ही मन सोफी को कोस रही थी। सोफी के आते ही माया मुंह बनाकर वहां से चली गई। सोफी जिया के पास आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो ऐसे क्यों चली गई? क्या ये वही लड़की थी जिससे ईशान प्यार करता था? क्या नाम बताया था तुमने? माया, जिया ने रूखे स्वर में कहा। हाँ माया, पर ये यहाँ क्या कर रही थी? सोफी ने सवाल किया। कुछ खास नहीं, मैं बस उसे समझा रही थी कि ईशान से दूर रहे, जिया ने कहा। पर क्यों? उसका और ईशान का तो ब्रेकअप हो चुका है ना, फिर उससे ईशान से क्या मतलब? और तुम क्या ईशान के लिए अब इस लड़की से झगड़ा करोगी? सोफी ने पूछा। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो हाँ, मैं उससे झगड़ा करूंगी, जरूर करूंगी, जिया ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। एक लड़की के लिए तुम किस किस से झगड़ा करोगी जिया? सोफी ने पूछा। सबसे, जिसने भी ईशान के बारे में बात की या उसके करीब जाने की कोशिश की, उन सब से, जिया ने चिढ़ते हुए कहा।
लगता है तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी हो और तुम पर उसका कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। खैर चलो घर चलते हैं, सोफी ने कहा। घर? क्या आज हमें ओवरटाइम नहीं करना है? जिया ने पूछा। नहीं, मिस्टर दयाल ने कहा है कि आज रात से 2 दिन के लिए वो शहर से बाहर जा रहे हैं और अपना रेस्टोरेंट बंद रखेंगे, सोफी ने जिया के साथ चलते हुए कहा। तब तक हम लोग क्या करेंगे? मैं तो घर पर बोर हो जाऊंगी। ओ मिस्टर दयाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिया ने कहा। कितनी बड़ी नौटंकी हो ना तुम जिया। तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हें रेस्टोरेंट से छुट्टी मिले और तुम पूरा दिन घर में सोकर बिताओ। अब तुम आराम से 2 दिन सो सकती हो बिना किसी परेशानी के। और हाँ, साथ में मिस्टर दयाल ने अपने रेस्टोरेंट के ये चॉकलेट डोनट्स भी दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 2 दिन में ये खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें घर पर ले जाऊं। सोफी ने अपने हाथ में पकड़े बैग जिया को दिखाते हुए कहा। ओ, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? मेरी नजर में मिस्टर दयाल के ये डोनट्स कब से थे, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकती थी क्योंकि ये बहुत महंगे थे। लेकिन अब मैं इन्हें खा सकती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। कितना मजा आएगा। चलो जल्दी घर चलते हैं, जिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। हाँ, खाने के नाम से तुम्हारी आंखें कैसे चमक उठती हैं ना जिया। तुम सच में 1 नंबर की फूडी हो, सोफी ने कहा। हाँ, मैं दुनिया का सारा खाना टेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसा मेरा ड्रीम है, जिया ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, बड़ा अजीब ड्रीम है। वैसे भी जिया द ग्रेट का ड्रीम नॉर्मल कैसे हो सकता है, सोफी ने कहा। ओ सोफी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, जिया ने सोफी को घूरते हुए पूछा। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि चलकर ये डोनट्स खाते हैं और अपनी छुट्टी का मजा लेते हैं, सोफी ने जिया से बहस खत्म करके कहा। ठीक है, घर चलते हैं, जिया ने कहा और सोफी के साथ घर जाने के लिए आगे बढ़ गई। जिया से झगड़ा करने के बाद माया का मूड काफी खराब हो चुका था। वो एक बार बार में चली आई और काउंटर के पास आकर कहा, 1 बियर प्लीज। काउंटर के दूसरी तरफ खड़े लड़के ने चिल्ड बियर से भरा ग्लास माया के सामने रख दिया और अपने काम में लग गया। माया वहीं रखी कुर्सी पर आ बैठी और ग्लास को हाथ में उठाकर धीरे धीरे करके बियर पीने लगी। हर घूंट में माया की आंखों के सामने ईशान का प्यार, देवांश का धोखा, जिया से हुई बहस और अपने पापा की कड़वी बातें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अगले ही पल माया ने गुस्से से आकर पूरा ग्लास खाली किया और लड़के से कहा, 1 more लास्ट। लड़के ने सुना तो हैरानी से माया को देखने लगा। लड़के को अपनी ओर देखते पाकर माया ने थोड़ा गुस्से से कहा, देख क्या रहे हो, 1 more बियर। श्योर मैम, लड़के ने कहा और इस बार बियर से भरा एक बड़ा ग्लास माया के सामने रख दिया। माया ने ग्लास उठाया और उसे पीने लगी। जैसे ही माया ने आधा ग्लास खाली किया, उसे थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी। वह एक बार लड़खड़ाई भी तो लड़के ने कहा, मैम आर यू ओके, मैं आपके लिए कैब बुला दूं? नो थैंक यू, आई एम ओके, इतनी सी बियर से नशा नहीं होता है। कहते हुए माया ने अपने पर्स से पैसे निकाले और काउंटर पर रखकर लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। माया नशे में धुत थी, उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। ना वो ठीक से चल पा रही थी, ना ही बोल पा रही थी। जैसे तैसे करके माया अपना पर्स संभाले सड़क किनारे आई। वह ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई ऑटो नहीं आया। माया सड़क की दूसरी तरफ जाने लगी। अचानक से एक कार माया के सामने आकर रुकी। अगर गाड़ी में बैठे शख्स ने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो माया के पर खच्चे उड़ गए होते। माया अब भी हैरान थी। परेशान सी गाड़ी के सामने खड़ी, ना तो वो आगे बढ़ी ना ही पीछे। गाड़ी में बैठे शख्स ने हॉर्न बजाया, लेकिन माया तो जैसे बर्फ हो चुकी थी। लाइट्स की वजह से गाड़ी में बैठे शख्स को उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। वह गाड़ी से नीचे उतरा और माया की तरफ आकर कहा, हे हेलो, साइड हटो, रोड क्या तुम्हारे बाप की है? माया को वह आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन नशे में होने की वजह से वह उसे देख नहीं पाई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि देवांश ही था, जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। जब देवांश ने देखा कि उसकी गाड़ी के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि माया है,
तो वे थोड़ा सा हैरान हुआ और कहा, माया तुम यहाँ, वो भी इस वक्त ऐसे अकेले? नशे के कारण माया जैसे ही गिरने को हुई, देवांश ने उसे संभालते हुए कहा, माया संभल कर, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, माया नशे में बड़बड़ाई। देवांश समझ गया कि माया इस वक्त बात करने या कुछ भी कहने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। उसने माया को संभाला और गाड़ी की तरफ ले आया। देवांश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और माया को सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आ बैठा। बेबी, ये लड़की कौन है? लगता है इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और ये बिल्कुल होश में नहीं है, देवांश के बगल में बैठी लड़की ने पूछा। देवांश ने पलटकर बेसुध पड़ी माया को देखा और कहा, ये मेरी दूर की कजन है, पता नहीं यहाँ अकेले कैसे आ गई। इसे अकेले देखा तो मैंने सोचा मैं इसे घर छोड़ देता हूँ, इतनी रात में ये कैसे जाएगी? ओ बेबी, तुम कितने अच्छे हो, तुमने सही किया। एक काम करो, पहले तुम मुझे हॉस्टल छोड़ दो, फिर अपनी कजिन के साथ घर चले जाना, लड़की ने देवांश से चिपकते हुए कहा। देवांश ने लड़की को साइड हक किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लड़की को हॉस्टल के सामने उतार कर देवांश माया को लेकर अपने घर चला आया। देवांश अपने घर में अकेले रहता था, इसलिए माया को घर लाने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। देवांश ने माया को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने बेडरूम में चला आया। उसने माया को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और कमरे से जाने लगा। चलते चलते देवांश रुका और पलटकर माया को देखा। सोई हुई माया कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी। एक पल के लिए देवांश का मन भी पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव झलकने लगे। देवांश ने माया को देखा और मन ही मन कहा, उस शाम जब मैं तुम्हें पहली बार इस घर में लेकर आया था, तब कितना खुश था मैं तुम्हें पाकर, लेकिन तुमने क्या किया माया? तुमने मेरी ही पीठ पीछे न जाने कितनी बार मेरे दोस्त के साथ प्यार करने लगा था तुमसे, लेकिन तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी। तुम किसी की प्यार के लायक नहीं हो माया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि तुम जिंदगी में कभी किसी और लड़के के दिल से न खेलो। तुम्हारी औकात यही है माया, ये मखमली बिस्तर। कहकर देवांश कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया। सोफी और जिया घर पहुंची। सोफी डोनट्स और केक्स वाले बैग लेकर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, जिया ने उसे रोकते हुए कहा, सोफी, क्या हम ये डोनट्स और केक्स लिली आंटी और घोष अंकल के साथ बैठकर खाएं? क्या तुम पक्का इन्हें शेयर करना चाहती हो? देखो ये बहुत टेस्टी हैं, कहीं तुम्हें बाद में इनके लिए पछतावा ना हो। सोफी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शेयर कर सकती हो। तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई सोफी? क्या तुम भूल गई कि लिली आंटी ने हमें कितनी बार खाना खिलाया है और हमारी मदद भी की है? क्या उसके बदले में हम उनके साथ ये मामूली से डोनट्स शेयर नहीं कर सकते? हाँ, जिया ने सोफी को डांट लगाते हुए कहा। मैं बस मजाक कर रही थी। लिली आंटी और घोष अंकल के साथ खाने में हमें और ज्यादा मजा आएगा। सोफी ने डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए कहा, लिली आंटी, घोष अंकल, आप दोनों कहाँ हैं? जिया ने अपने दोनों हाथों को मुंह से लगाकर लिली आंटी और मिस्टर घोष को आवाज दी। कुछ देर बाद दोनों आए। उन्होंने जिया और सोफी को साथ साथ देखा तो लिली आंटी ने कहा, आज तुम दोनों जल्दी घर आ गई। तुम्हारे हाथ में क्या है सोफी? क्या तुम दोनों ने फिर से कोई शॉपिंग की? देखो सोफी, जिया, तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए। जिया ने सुना तो सोफी की तरफ देखकर मुस्कुराई और लिली आंटी के कंधों को पकड़ा। उसने उन्हें डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, हो लिली आंटी, हमने कोई शॉपिंग नहीं की है, ना ही बेवजह पैसे खर्च किए हैं। लिली आंटी ने सुना तो हैरानी से जिया को देखने लगी। अगले ही पल सोफी ने प्लेट में एक बड़ा सा डोनट निकालकर लिली आंटी के सामने रखते हुए कहा, रेस्टोरेंट 2 दिन के लिए बंद है और हमें ये मिस्टर दयाल से मिला, तो सोचा क्यों ना ये मैं और जिया आपके साथ शेयर करके खाएं। लिली आंटी ने सुना तो जिया और सोफी का प्यार देखकर उनकी आंखें नम हो गई। मिस्टर घोष भी मुस्कुराते हुए कुर्सी पर आ बैठे।
सोफी ने उनके सामने भी एक प्लेट रखा। लिली आंटी को इमोशनल देखकर जिया ने उनकी प्लेट में रखा डोनट उठाया और उन्हें अपने हाथों से खिलाते हुए कहा, ओ मिसेस घोष, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इसके बाद सब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को डोनट्स खिलाने लगे। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।